आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके बारे में आपने सुना है ममदानी। काफी इनका जो है वो नाम बहुत ज्यादा, मतलब चाहे नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप ने तो इनको लूनेटिक बोल दिया। इनके लुक्स का काफी मजाक उड़ाया जाता है। तो बात करेंगे, अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। जोहरान ममदानी, मीरा नायर। अच्छा, मीरा नायर का नाम सुना है? आई एम श्योर मीरा नायर का तो नाम हर किसी ने सुना होगा, क्योंकि ये इन्होंने जबरदस्त मूवीज बनाई हैं। मॉनसून वेडिंग शायद सभी ने देखी होगी, है ना। सलाम बॉम्बे, वन ऑफ द फेवरेट मूवीज मेरी। आप अगर वो वैसे अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप मेरी रिकमेंडेशन पे सलाम बॉम्बे जरूर देखिएगा। क्या शानदार, जबरदस्त। ठीक है, तो ये दो मूवीज तो मतलब बहुत ही, मॉनसून वेडिंग तो एक ऐसी मूवी थी ना कि मतलब बहुत सारे सुपरस्टार्स उससे, विजय राज हो गए और काफी लोग। ठीक है, तो उनके बेटे हैं ये जोहरान ममदानी, और अभी नफरत का शिकार है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन होने वाला है। जैसे भारत में क्या होता है, मैं आपको पावर स्ट्रक्चर समझाता हूं। भारत में होता क्या है कि भारत में पीएम, सीएम, डीएम, है ना। अमेरिका में क्या होता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर और मेयर। अमेरिका में मेयर को सबसे ज्यादा, मतलब जो शहर की सबसे ज्यादा ताकत डीएम को नहीं, मेयर को होती है ना। तो जैसे भारत में तो मेयर कौन है पता ही नहीं चलता, फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब बहुत बुरे हालात है मेयर के। वो तो खाली सिंबॉलिक होता है, मेन डीएम ही देखता है सब कुछ। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो अब न्यूयॉर्क में जिस तरीके से प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन होते हैं ना, वैसे ही मेयर के भी नॉमिनेशन होते हैं। उसमें भी दो पार्टी है। तो उसमें डेमोक्रेट जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के डेमोक्रेटिक प्राइमरी कैंडिडेट आ गए हैं। तो अब किसी ने नहीं सोचा था, 33 साल के हैं, 3 बार असेंबली मेंबर, 3 टर्म असेंबली मेंबर, गवर्नर एंड्रू क्वेमो को इन्होंने हराया। ठीक है, और अब ये नॉमिनी है। नवंबर में इलेक्शन होंगे, हो सकता है ममदानी हार जाए, हो सकता है जीत जाए। अगर जीत गए तो ऐतिहासिक होगा। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, ये हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ही बोलते हैं, लेकिन वोटर्स को लुभाने के लिए हिंदी, बंगाली, सारी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। गुजराती, गुजरात से है वैसे ये। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जोहरान ममदानी जो है, उनका जीतना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। भारत में क्या होता है कि भारत में अगर कोई भी इंडियन अमेरिकन में दिख जाता है, ये बात सच है कि अमेरिका पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका, और बहुत सारे इंडियंस कमाल का काम कर रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन हमको लगता है कि भैया भारतीय तो भाई भाई है, ऐसा नहीं है। जोहरान ममदानी के व्यूज काफी अलग है, नरेंद्र मोदी को लेकर काफी अलग है। वो कहते हैं वो मैं कभी भी नहीं उनसे मिलूंगा। डोनाल्ड ट्रंप तो इनको, मैंने बताया ना, लूनेटिक से लेकर पता नहीं क्या क्या। लेकिन जो भी हो दोस्तों, इन्होंने जनरेशनल और आइडियोलॉजिकल शिफ्ट दिखाया है। वोटर ने, जो वोटर्स हैं भाई, देखो ये जीत के आए हैं, तो इसका मतलब इनके सपोर्ट में है लोग, तभी इनको नॉमिनी बना, वरना कभी नहीं बनाते। तो एक फ्रेश प्रोग्रेसिव वॉइस, गाजा पे बोलते हैं, इजराइल पे बोलते हैं, और बिल्कुल उलट है। अमेरिका में हम सबको पता है लॉबिंग चलती है तगड़े से। एप्स्टीन को सजा हुई, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई, बल्कि सारे सुपरस्टार प्रेसिडेंट वहां पे दिखे थे। क्यों लॉबिंग? एआईपीएसी बहुत ही पावरफुल लॉबिंग। ये कहते हैं कि टैक्स देना पड़ेगा बेटा, चाहे जो हो, जितना भी बड़ा आदमी हो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये धर के गरियाते भी हैं। अब इनको कई बार मुस्लिम होने पे टॉन्ट मारा जाता है, बहुत ज्यादा लोग, कई बार इनको रेडिकल बोला जाता है। इकोनॉमिक एफोर्डेबिलिटी पे ये बात करते हैं, ग्रास रूट कैंपेनिंग, तभी लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब इन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली जो है वो अपनी कैंपेनिंग जो है वो शुरू की है। तो वैसे तो ये 18 अक्टूबर 1991 में युगांडा में पैदा हुए थे। 7 साल के थे जब ये अमेरिका आ गए। अब इनके जो पेरेंट्स हैं वो महमूद ममदानी है और मीरा नायर है। मीरा नायर हम सब, वही मैंने बताया कि इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर, राइट। तो ये है। उसके बाद दोस्तों, ये 2018 में अमेरिका के सिटीजन बन गए, राइट। अब जब ये अमेरिका के सिटीजन बन गए तो भैया काफी ज्यादा बात होने लगी, क्योंकि उस समय तक, पहले तो ये एज अ हाउसिंग एडवोकेट काम करते थे। ठीक है, महमूद ममदानी के बेटे हैं ये, और महमूद ममदानी भी, वो भी एक ऑथर रहे हैं, एकेडमिशियन रहे हैं, और पॉलिटिकल कमेंटेटर रहे। तो इनका जो परिवार है वो काफी, कहते हैं ना कि बड़े खुले विचारों वाला, जिसको आप लिबरल कहते हैं। ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से ये ग्रेजुएट हुए हैं।
बैचलर डिग्री इनकी रही है अफ्रीकन स्टडीज में, बाउडीन कॉलेज में। बता दूं कि पहले है जो ये न्यूयॉर्क की स्टेट असेंबली में 2020 में चुन के आए। उस समय 4 टर्म इनकम्बेंट एरावेला सिमेटोस का हराया इन्होंने। अब इन्होंने क्या बोला है, अरविंद केजरीवाल वाली कैंपेन है बिल्कुल इनकी, बिल्कुल बोला है कि जो सिटी बसें चलती है फ्री होनी चाहिए, पब्लिक चाइल्ड केयर फ्री होनी चाहिए, सिटी ओन्ड ग्रोसरी स्टोर्स फ्री होने चाहिए, रेंट जो है ना, जो स्टेबलाइज्ड यूनिट उस पे फ्रीज, मतलब जैसे बहुत ज्यादा न्यूयॉर्क बहुत महंगा शहर है ना भैया, इतना भी रेंट मत बढ़ाओ, सोशल हाउसिंग यूनिट्स बनाइए, क्योंकि हम सबको पता है कि अमेरिका में होमलेसनेस बहुत है, एक वहां पे आपदा है जो दूसरी साइड अमेरिका की आपको कोई नहीं बताता है। इजरायली गवर्नमेंट के जबरदस्त क्रिटिक हैं, डोनाल्ड ट्रंप के क्रिटिक हैं, और जो अभी हो रहा है, मतलब वही कहता ना कि अगर ऐसे ये इलेक्ट हुए तो ही वुड बी द फर्स्ट मुस्लिम और फर्स्ट इंडियन अमेरिकन और फर्स्ट मिलेनियल, क्योंकि 1990s में पैदा हुए हैं, न्यूयॉर्क के बनेंगे। लेकिन मैंने बताया ना कि इतना आसान नहीं है इनका जीतना, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो भी भाई मतलब इन्होंने अपनी छाप तो छोड़ी है। तो बर्नी सैंडर्स जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे, उन्होंने ही ममदानी को जो है वो एंडोर्स किया था, राइट, और कब गजब की कैंपेन चलाई थी। अब इनको कम्युनिस्ट बोला जाता है कि ये लेफ्ट विंग इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देखिए लेफ्ट राइट क्या है, आप एक चीज समझिए कि आप पहले तो भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन से कंसेप्ट आया है, ठीक है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी को लेकर इनकी जो कंट्रोवर्शियल पोजीशन है कि वो अमेरिका को क्रिटिसाइज करेंगे, इजराइल को एक्शन को क्रिटिसाइज करेंगे। इजराइल की बहुत बड़ी लॉबी है ना, ये जेनोसाइड बोलते हैं, ओपनली बोलते हैं कि फ्रीज द रेंट, फ्री बसेस, इस तरीके की बातें। तो भाई लेफ्ट और राइट क्या है, राइट मतलब आप देश के साथ हैं, आप भाई पहले के जमाने में क्या था, जो राइट था, जो राइटिस्ट था वो राजा के साथ होता था, और जो लेफ्टिस्ट था वो लोगों के बारे में सोचता था। तो यही हिसाब किताब है, आज भी वही है। लेकिन देखिए आज के जमाने में जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट दोनों ही डेंजरस है। जो राइटिस्ट है उसमें आपको लेफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगी, जो लेफ्टिस्ट है उसमें आपको राइट की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगी। बात यह है कि आपके लिए सही क्या है, आप राइट और लेफ्ट की, मेरे ख्याल में हम सब कुछ से ऊपर जाना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। तो कंट्रोवर्शियल स्टैंड है इनका काफी ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन वही है कि क्योंकि इनकी कैंपेन काफी ऑप्टिमिस्टिक है, लोगों से काफी ज्यादा कनेक्ट करते हैं, लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, तो इसीलिए लोग इनको पसंद भी काफी करते हैं, है ना। हर कोई नहीं, हर कोई वहां पे जाहिर सी बात है, अमीर तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। 2024 में इन्होंने अपनी कैंडिडेसी जो है वो अनाउंस की थी, और अलेक्जेंडर कॉर्टेस हो गया, बर्नी सैंडर्स, इन सब ने जो है एंडोर्स किया था। तो यही है। तो अभी अगर बात करते हैं तो इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, डेमोक्रेटिक कोलिशन का हर पार्टी नहीं जीत रहे, लेकिन यंग वोटर्स में ये काफी ज्यादा लोकप्रिय है, खुद भी यंग है, मिलेनियल्स का इनको लेकर काफी पॉजिटिव व्यू है। माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाते, तो माइनॉरिटीज के लिए तो ये आप समझ रहे हो कि आंखों के तारे हैं। और जो अर्बन प्रोग्रेसिव है, जो लिबरल्स हैं, उनके लिए ममदानी जो है वो शिखर पे है, ठीक है, वही आंखों का तारा है ये, है ना। तो जो रेडिकली और इकोनॉमिकली डाइवर्स नेबरहुड है ना न्यूयॉर्क का, उनमें ये काफी ज्यादा लोकप्रिय है। और नेशनल डेमोक्रेट्स जो है, ठीक है, ये वो ग्रुप है कहीं ना कहीं, जैसे ओबामा ने किया था, यंग वोटर्स, माइनॉरिटीज, अर्बन प्रोग्रेसिव, ओबामा के बाद ही ना ये ढल गया, फिर कोई ऐसा लीडर आया नहीं, उसके बाद ममदानी देखने को मिले हैं। लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा है, डेमोक्रेट्स बहुत ज्यादा खुश नहीं, वो तो लोगों का सपोर्ट था, इनका सपोर्ट था तो इनको नॉमिनेट कर दिया। बट कहीं ना कहीं सेंट्रिस्ट ये देखते हैं कि भैया मॉडरेट्स और इंडिपेंडेंट्स का क्या, मॉडरेट्स और इंडिपेंडेंट्स, देखिए इनकी विचारधारा लेफ्ट तो है, और कहीं ना कहीं लोग मॉडरेट्स और इंडिपेंडेंट्स इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। फिर उसके बाद इनको न्यू जनरेशन लीडर दिखाया जा रहा है, तो एक क्लियर मैसेजिंग है कि ये न्यू जनरेशन नई, ये मिलेनियल है, यंग है, जाहिर सी बात है, नई एनर्जी है। अगर आप अमेरिका में देखो तो ज्यादातर बुड्ढे ही आते हैं, प्रेसिडेंट भी बुड्ढे ही बनते हैं, ओबामा थे, और कुछ ही प्रेसिडेंट है जो काफी यंग, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो काफी एज के बाद ही प्रेसिडेंट। अब वही है, खैर उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप 60, 65, 70 साल के हो तो और आपका दिमाग अच्छा काम कर रहा है, जैसे भारत में क्या है कि भारत में 60, 65 में रिटायरमेंट होती है जजेस की, अमेरिका में ऐसा नहीं है, जब तक आपका दिमाग काम करता है आप जज रह सकते हो। लेकिन इकोनॉमिक पॉपुलिज्म जो है काफी ज्यादा है। तो यही है। डेविड एक्सेलरॉड जो कि स्ट्रैटेजिस्ट है, उन्होंने बताया कि जो इजराइल पे स्टैंड है वो डेमोक्रेट्स को अनकंफर्टेबल करता है। आप इजराइल के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे जो भी हो जाए, आपको नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस। वो बहुत पैसा देते हैं, बहुत फंड करते हैं, पूरी दुनिया का पैसा यहूदियों के हाथ में है, मैं कई बार बता चुका हूं। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उठा के देख लीजिए, मार्क जकरबर्ग कौन है, लैरी पेज कौन है, देखिए आप उठा के। तो उनका फोकस एफोर्डेबिलिटी पे है,
ये नेशनल सक्सेस। अब एफोर्डेबिलिटी एक ऐसी चीज है ना भाई, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, आप एफोर्डेबिलिटी पे जाओगे, अगर एफोर्डेबिलिटी आपकी कैंपेनिंग पॉइंट बनेगा तो आप जीतोगे ही जीतोगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं भाई। दुनिया का दस्तूर है कि 100 में से एक अमीर होगा, 1000 में से एक अमीर होगा, बाकी 40% मिडिल क्लास होंगे, 20% और 70% गरीब होंगे। हर जगह यही है। अमेरिका में भी 1% वर्सेस 99% डिबेट है। तो अमेरिका में ये पॉइंट बहुत मुखर तरीके से इन्होंने उठाया है। तो एफोर्डेबिलिटी पे इनका फोकस है, और जाहिर सी बात है जब इस चीज पे आप फोकस करते हो तो आप ऑटोमेटिकली लोकप्रिय हो जाते हो, यही चीज है। तो जो कमला हैरिस, एक लीडरशिप गैप आया था, बता रहे कि ये फिल कर सकते हैं। 2024 कैंपेन में भाई कमला हैरिस बहुत लेट उतरी थी, लेकिन वही है कि रिपब्लिकन ने तो इनकी बखिया उधेड़ दी है, ऐसी की तैसी करती। एनआरसीसी बोलती है कि है ये नए फेस है डेमोक्रेटिक पार्टी के, वाह वाह बढ़िया बढ़िया, ठीक है। रिपब्लिक भाई डोनाल्ड ट्रंप ने तो मतलब अब सब कुछ छोड़ के इनके ऊपर बोला कि तो दिखता भी अच्छा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप, टिपिकल डोनाल्ड ट्रंप, क्या ही बोले। एलिस स्टेफेनिक बोलती हैं कि ये तो हमास का टेररिस्ट सिंपैथाइजर है, ये तो आतंकवाद के साथ खड़ा है। रिक स्कॉट बोलते हैं कि अगर ये जीता तो न्यूयॉर्कर्स को छोड़ के जाना पड़ेगा, यहां पे शरिया लॉ आ जाएगा। लेकिन प्रो पैलेस्टीन स्लोगन्स डिफेंड किया है भाई। मैंने क्या बताया, ये जो आरोप लगते हैं ये ऐसे ही तो लग नहीं रहे कि ग्लोबलाइज द इंतफिदा कैंपेन 1987 में जो हमास ने लॉन्च की थी, लेकिन एंटी सेमिटिज्म को ये डिनाई करते हैं कि ये गलत है, राइट। सेमिटिक एक लैंग्वेज थी बेसिकली, यहूदी बोलते थे उसे, उधर साइड काफी लोकप्रिय थी। बट आज एंटी सेमिटिज्म का मतलब ये है कि यहूदियों का जो यहूदियों के खिलाफ है, राइट। तो ये कहते हैं कि नहीं, यहूदियों से नफरत नहीं करनी है, जो भी सिटीजन है इजराइल में इक्वल राइट्स। हालांकि ज्यूइश स्टेट को दे डू नॉट क्लियरली सपोर्ट। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक शब्द में बताता हूं, ये इजराइल के साथ नहीं है बस, ठीक है। तो इनका उस पर इक्वल स्टैंड देखने को नहीं मिलता है, और यही प्रॉब्लम है। बट रिलेटेबल इकोनॉमिक फर्स्ट मैसेज है जो अभी डेमोक्रेटिक की नेशनल कैंपेन हुई है। डेविड शोर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने प्रो हैरिस के साथ काम किया है, जो पीएससी है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि इनका वही कहना कि वोटर को एंगेज कर लिया आपने, वोटर को भाई ये सब क्या पैलेस्टीन क्या इजराइल, भैया हमको चाहिए अच्छी जिंदगी, खत्म, और हमको कुछ नहीं चाहिए। भूल जाओ कौन कहां लड़ रहा है, किसने कहां बम फोड़ दिया, उससे हमको क्या लेना देना भाई। हमारी जिंदगी में कोई बदलाव आया है, सिंपल। भाई भारत में भी यही होता है, जब तक सरकारें आपके लिए काम करेंगे आप वोट देंगे, वरना आप कितना भी कैंपेन कर लो आप अगले इलेक्शन में हारोगे। ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है। तो यही 2024 कैंपेन जो बाइडेन कमला हैरिस ये भूल गए, और इन्होंने इकोनॉमिक मैसेजिंग मूवमेंट इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। और सिंपल है, रोड क्या है आगे की, भाई देखिए चैलेंज बहुत बड़ा है। अभी नवंबर में इलेक्शन होने हैं, बिजनेस इंटरेस्ट और मॉडरेट डेमोक्रेट जो है वो इनके खिलाफ जाएंगे, याद रखिएगा, वो जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि अगर ये आए तो ये टैक्स वैक्स की बात करेंगे और ये लगा भी देंगे। डिसेंट्रलाइजेशन है ना, आपको पता ही है कि वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है अमेरिका में। तो अभी बहुत मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता ये जीतने वाले हैं, बट अगर हारे भी तो भी इनका काफी नाम होगा, क्योंकि लैमलाइट में आए हैं काफी ज्यादा, राइट। तो यही है। और जो नेशनल डेमोक्रेटिक एजेंडा है उसको ये थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हो सकता है नया चैप्टर हो, माइट बी पॉसिबल कि इनका जो राइज है, बट डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कहीं ना कहीं टेंशन तो है ही है। जीत गए तो सब चंगासी, वरना सब नंगासी। तो इनकी जो एनर्जी है, मैसेजिंग है, डिसइल्यूजन वोटर्स को क्या ही रिकैप्चर कर पाएंगे या फिर इसको डिस्टेंस करेंगे तो देखना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं नाम तो हो रहा है इनका। और 2026 में अगले साल मिड टर्म इलेक्शन भी है, और 2028 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूं निकल जाएगा, यूं 2028। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।